द क्लास और आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे जनरल एक्सेप्शन। ओके, सेक्शन 76 से आईपीसी में था एंड सेक्शन 14 से यहाँ पे मिलेगा। ठीक, उससे पहले कल हुसैन ने क्वेश्चन किया था कि क्या प्राइवेट डिफेंस अपराध है, दंड दिया जाता है कि नहीं। तो प्राइवेट डिफेंस जब फर्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे उसमें तो वहीं पर लिखा हुआ है सेक्शन 96 आईपीसी में, और इसमें भी लिखा हुआ है, सेक्शन चेंज हुआ है बस, कि प्राइवेट डिफेंस वाला कार्य अपराध ही नहीं है, और जो कार्य अपराध नहीं है उसमें दंड कहाँ से दे सकते हैं, तो ये भी हम देखेंगे। ठीक है, ये क्लियर कर रहे हैं। दूसरा, जनरल एक्सेप्शन पढ़ने से पहले हमने कुछ पढ़ा हुआ है, उस चीज़ को रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जनरल एक्सेप्शन शुरू करते हैं। ये रहा सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1, ये आईपीसी में भी था लेकिन सेक्शन नहीं बताएंगे क्योंकि जरूरत नहीं है। अब ये बोलता है कि अब मान लो कहीं पर कोई अपराध है, ठीक है, अपराध परिभाषित है, अपराध का दंड है, और उसके एग्जाम्पल में ये नहीं लिखा गया है कि ये अपराध भी साधारण अपवाद वाले चैप्टर में आएगा, ये अपराध भी साधारण अपवाद वाले चैप्टर में आएगा। अर्थात हत्या है, हत्या का अपराध दंडित किया गया है, परिभाषित है सेक्शन 101 में होगा। ठीक है, बीएनएस में 300 आईपीसी में है, तो इसको मुझे कंफर्म है। ओके, अब अगर इसके नीचे ये नहीं लिखा गया है कि अगर बालक हत्या करता है जो 7 साल से कम है तो साधारण अपवाद वाले चैप्टर में चला जाएगा, तो भले इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि हर सेक्शन के नीचे लिखेंगे तो सेक्शन कितना बड़ा होगा, बुक कितनी बड़ी हो जाएगी, है ना, और बार बार उस चीज़ को लिखने की क्या ज़रूरत है। अगर हम 100 लोगों से मिल रहे हैं, मान लो हमें कहीं पर भाषण देने जाना है, तो 100 लोग बैठे हुए हैं और हम लोग स्टेज पे जाएंगे तो एक बार में अपना नाम सबको बता देंगे। ठीक है, सभी लोग को पकड़ पकड़ के अपना नाम नहीं बताएंगे। तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 बीएनएस ये पहले ही बता देता है। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। ठीक है, ये पहले बता दे रहा है कि कोई भी काम जो है अपराध के नीचे चाहे नहीं लिखा होगा वो सामान्यतः साधारण अपवाद में आएगा। ठीक है, ओके, ये लिखा है। इस संहिता में सर्वत्र, सर्वत्र मतलब है बीएनएस में पूरी जगह पे, हर जगह पे, ठीक है, अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दंड संबंधित उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दांडिक उपबंध के प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले चैप्टर के में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन मतलब अंतर्गत समझे जाएंगे, चाहे फिर उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दांडिक उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। ओके, ओके, जैसे कि एग्जाम्पल, इसको हम लोग पढ़े हुए हैं सेक्शन। ठीक है, इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं यह अभिव्यक्त नहीं करती हैं कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्ययन समझी जाएंगी जिसमें वह उपबंध है कि कोई बात 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की गई अपराध नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं आगे बीएनएस में जहां भी हम अपराध पढ़ेंगे, भले उस अपराध के नीचे ये नहीं लिखा गया है कि 7 वर्ष से कम का बालक ये अपराध नहीं कर सकता, लेकिन जब प्रश्न आएगा कि क्या अभियुक्त 7 साल से कम है तो साधारण अपवाद का लाभ प्राप्त करेगा। उसके बाद ये दूसरा वाला एग्जाम्पल में पढ़ाए हैं 2-3 बार, तो अब इसको हम नहीं रिवीजन करेंगे क्योंकि जब हम चल रहे हैं जनरल एक्सेप्शन स्टार्ट करने, और वहां पर ये सबसे पहला एग्जाम्पल तुमको बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक, ओके, आई थिंक 15, ओके, सीबीआई एक्ट पढ़ा के बढ़ना हो तो कितना अच्छा रहे ना। आ गया, ओके। आईपीसी में भी चैप्टर तुमको मिलेगा सेक्शन 76 टू 106 तक। ठीक है, जिसमें 96 टू 106 प्राइवेट डिफेंस से संबंधित है, इसको याद नहीं करना है, बस बता दे रहे हैं। ठीक है, सेम सेक्शन है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, नथिंग, सिर्फ सेक्शन चेंज हुआ है बस। ठीक, तो बीएनएस के लिए तुमको याद करना है, चैप्टर 3 में दिया हुआ है साधारण अपवाद। हाँ, एक चीज़ हम अभी तक इस बेरेट में नहीं शुरू किए थे, केस बताना, बट अब हम सेक्शन के साथ केस बताते चलेंगे। ठीक है, तो कभी मान लो कोई क्वेश्चन आंसर का सीरीज में कोई क्वेश्चन आंसर रह गया या क्वेश्चन आंसर की सीरीज नहीं कर पाए हम लोग, तो फैक्ट तुम लोग को पता रहेगा, केस भी याद रहेगा, तो तुम लोग जब अपना सीरीज पढ़ोगे, नोट्स बना के पढ़ोगे, तो तुम लोग को समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। इतनी कहानी बोलने में 5-6 मिनट चला जाता है। ठीक है, साधारण अपवाद है
और सेक्शन 14 से शुरू होता है, ठीक है। चैप्टर 3 में साधारण अपवाद दिया हुआ है, ये भी याद रखना। तुम लोग अगर नेट वगैरह सॉरी एलएलएम के एंट्रेंस वगैरह का नोट्स बना रहे हो और एपीओ के लिए बना रहे हो, जुडिशरी के लिए बना रहे हो, ठीक है। और एलएलबी में भी अगर पूछ ले साधारण अपवाद संबंधी तो चैप्टर का नाम लिखने से, कोई फैक्ट लिखने से नंबर अच्छा ही मिलता है, ठीक। सबसे पहला सेक्शन, विधि द्वारा आबद्ध। देखो बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। विधि द्वारा आबद्ध, ठीक है, यह तथ्य की भूल है के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाला व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ओके, क्या बोल रहा है हेडिंग, कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, मतलब विधि ने उसको अधिकार दिया है वो काम करने का, या उसको यह तथ्य की भूल होती है कि विधि ने मुझे ऐसा अधिकार दिया होगा। देखो, तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण। अगर विधि की भूल से आप कोई काम करोगे तो क्षम्य नहीं होगा, याद रखना। इंडिया में अगर विधि, फॉर एग्जाम्पल आप मर्डर कर दो, ठीक है, कहते सर हमको तो कानून पता ही नहीं था, हमको तो विधि ही नहीं पता थी, जब हमको कानून नहीं पता तो दंड कैसे दोगे, तो ये मान्य नहीं होगा। एक्स को सड़क पर 5 लाख रुपए खर्चा मिला, ठीक है, सॉरी, उसने पूरे 5 लाख खर्चा कर दिए। पुलिस उसको पकड़ के ले गई तो बोले कौन से कानून में लेकर जा रहे हो, मुझे तो कोई कानून ऐसा पता ही नहीं जिसमें गिरा हुआ पैसा मैं यूज नहीं कर सकता। तो ये तुम्हारी गलती है, कानून की भूल है, तुमको सजा मिलेगी, क्योंकि इसका कानून है। पैसा आपको क्या करना पड़ता है, लौटाना पड़ता है। अगर व्यक्ति नहीं मिल रहा तो पुलिस स्टेशन इत्यादि में रिपोर्ट करनी पड़ती है, उसका रूल है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब तुम्हारे सब्जेक्ट में आएगा तब, ठीक। तो याद रखना, तथ्य की भूल के कारण कोई व्यक्ति, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है ना। ये तुम लोग का होमवर्क है, सेक्शन 2 में इसकी परिभाषा थी। कौन सा सेक्शन में है ये बताना तुम लोग, ठीक है। चलो, कि उससे करने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध है। फिर एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम तुम लोग बोर्ड पे चलते हैं। विधि का समादेश के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक का पर भीड़ पर गोली चलाता है, का ने कोई अपराध नहीं किया है। ओके, न्यायालय का अधिकारी का मां को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने और सम्यक जांच करने के पश्चात यह विश्वास करने का कि यह ही मां है, या को गिरफ्तार कर लेता है, का ने कोई अपराध नहीं। ओके, सेक्शन चैप्टर चैप्टर है 3, जनरल एक्सेप्शन, सामान्य अपवाद, ठीक है। ओके, याद रखना है, साधारण अपवाद इसको कहेंगे, जनरल एक्सेप्शन, ठीक। सो ये सेक्शन 14 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा सेक्शन, आई थिंक इसमें 106 था एंड इसमें 33 दिख जाएगा। 34 से 41 प्राइवेट डिफेंस है, 44 तो हम 44 पूरा लेंगे, सेक्शन 14 टू 44, ठीक है। इसमें जो लास्ट का 44 दिख रहा है तो ये 34 से लेकर 44 तक प्राइवेट डिफेंस है, 34 से लेकर 44 तक प्राइवेट डिफेंस है, वो भी इसी चैप्टर में आता है, ठीक है। ओके, जब हम प्राइवेट डिफेंस पढ़ेंगे तो हम लोग इसकी एक सिंगल क्लास लेंगे, 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे की जितनी होगी, और प्लस मेरी तबीयत ठीक हो, अगर मेरे शरीर में एनर्जी रहेगी पढ़ाने की, तबीयत ठीक रहेगी तो हम लोग इसी लंबी क्लास लेंगे, ठीक है, ताकि एक दिन में तुम लोग समझ जाओ, नहीं तो फिर हम इसकी 2 क्लास लेंगे। ओके, चलो, सबसे पहला बोल रहा है सेक्शन 70, और इसकी सेक्शन 70, देखो मेरी आदत, थोड़ा सा आदत छूटने में टाइम जाएगा, आईपीसी का सेक्शन लिख दिए हम, ठीक है। सेक्शन 14, ओके, दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, थोड़ा सा पतला कर दिया लेकिन दिख रहा होगा, है ना। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, ओके, और कार्य करने के लिए वो विधि के द्वारा या तो आबद्ध है, मतलब विधि ने उसको ऐसा करने का, फिर इसको नीचे लिखते हैं ताकि तुमको दोनों एग्जाम्पल इसी के साथ लिख सकें, ठीक है।
टाइम चला जाता है बहुत ज्यादा। चलो, कार्य कर रहा है पहला, या तो वो विधि के द्वारा आबद्ध है, अर्थात विधि ने उसको ऐसी शक्ति प्रदान की है उस कार्य को, या दूसरा कह रहा है या तो वो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण। ठीक है, तथ्य की भूल के कारण। अगर विधि की भूल से कर रहा है, लॉ की गलती से कर रहा है, ठीक है, तो ये मान्य नहीं होगा, अपराध में जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर सेक्शन में, ठीक। तथ्य की भूल के कारण खुद को, स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध होने का, विधि द्वारा आबद्ध होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है, सद्भावपूर्वक विश्वास करता है। देखो, विश्वास करता है, तो विश्वास करने का कारण और सद्भावपूर्वक दोनों सेक्शन 2 में था। ठीक है, सद्भावपूर्वक क्या होता है, ये भी मीन्स यह दिखाता है कि इसका आशय क्या है, सद्भावपूर्वक है। ठीक है, अगर यही सद्भावपूर्वक करने की जगह किसी के साथ बेईमानी पूर्वक इत्यादि करता तो मैलिस दिखा देता और अपराध में चला जाता। ठीक है, कैसा कार्य, अब देखो ये सबसे अच्छा होता है किसी पुलिस अधिकारी के लिए एग्जाम्पल, लेकिन जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है देख लेते हैं। ए है एग्जाम्पल ए, ये कह रहा है एक्स है, एक्स अपने वरिष्ठ अधिकारी के दिए हुए आदेशों का पालन कर रहा है। ठीक है, मान लो वरिष्ठ अधिकारी ने कहा भीड़ है, भीड़ के सामने गोली चलानी है। ठीक है, या वरिष्ठ अधिकारी ने एक्स को फोन करके कहा, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। ठीक है, जो भी काम किया अपने सीनियर्स के कुछ कहने पर, कोई काम किया, सीनियर के कहने पर मर्डर नहीं करना है, कोई लीगल काम करना है। ठीक है, जो काम करने के लिए, मतलब अब इसका वरिष्ठ अधिकारी है तो ये कोई मान लो पुलिस ऑफिसर है, और मान लो ये कोई, मान लो ये एसपी है और इंस्पेक्टर है। ठीक है, तो जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया से, ये नहीं कि मर्डर करने को कहा मर्डर कर दिया तो अपराध नहीं होगा, वो होगा। ठीक है, तो अपने वरिष्ठ अधिकारी के कहने पर कोई कार्य करता है तो वो कार्य अपवाद नहीं, ओ सॉरी, अपराध नहीं होगा। इसमें एक केस था, किसका नाम हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे। एक्स का सीनियर वाई जो है कहता है एक्स से कि भीड़ पर गोली चला दो। गोली चलाने की कोई इमरजेंसी नहीं थी और एक्स ने गोली चला दी, 1-2 लोग मर गए। ठीक है, कोर्ट ने कहा यहाँ पर एक्स दोषी होगा क्योंकि आपको अपने सीनियर की बात माननी है। ठीक है, लेकिन ब्लाइंड बिलीव नहीं करना है। अगर सीनियर कहे किसी का मर्डर कर दो, सीनियर कहे किसी का किडनैपिंग कर लो, वहां पर गोली चलाना आवश्यक था नहीं, ये आपको भी सोचना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ सामान्य चीजों में बचाव के लिए सेक्शन यूज होता है। नॉर्मली आपको जो है, अगर आप सीनियर की बात माने कोई काम कर रहे हो तो आपने कोई अपराध नहीं किया है, ताकि जो है डिसिप्लिन ऑर्डर बना रहे। ओके, दूसरा देखो, तथ्य की भूल क्या होती है। ओके, इसमें कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और उसको भरोसा है कि मुझे लॉ ने ऐसा काम करने का पावर दिया है। ठीक है, ओके, तो जो एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है वो हम बताते हैं। एक पुलिस ऑफिसर है, वो एक्स को गिरफ्तार करने गया, इसको विधि के द्वारा क्या प्राप्त है, विधि द्वारा ये आबद्ध है। ठीक है, ओके, अब ये 1862 में भी ये एग्जाम्पल था, सेम यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल वापस डाल दिया गया है। ठीक है, उस जमाने में मोबाइल फोन वगैरह नहीं रहता था कि व्हाट्सएप पे फोटो आ जाए वगैरह, तो वही वाला एग्जाम्पल है, इसलिए समझने में थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम अपना इंटरनेट वाला दिमाग यहाँ नहीं लगाओगे कि मैम उसके पास व्हाट्सएप नहीं था, उसके पास फोटो नहीं थी। वो यक्स के गांव में पहुंचा और उसने सबसे पूछताछ की कि कौन है यक्स। ठीक है, सब पूछताछ करने के बाद सबने वाई को बता दिया कि वाई ही यक्स है, और पुलिस ने क्या किया, वाई को गिरफ्तार कर लिया। क्या समझ के, एक्स समझ के। ठीक है, अब यहाँ वाई के अधिकारों का हनन तो हुआ है ना, बट यहाँ इस पुलिस ऑफिसर ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है, तथ्य की भूल हुई है। क्या हुई है, तथ्य की भूल हुई है पहचान में। ठीक है, ओके, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा एग्जांपल चल रहा था जब हम इसको नहीं लेने जा रहे थे, लेकिन अब वो एग्जांपल उड़ गया। कौन सा था पता नहीं, कुछ तो था, अच्छा एग्जांपल था, तुम लोग को एक बार में समझ में आ जाता।
अब आएगा, बाद में ध्यान आएगा तो बताएंगे, ठीक है। ओके, हाँ आ गया, दिमाग में आ गया मेरे, चलो एक सेकेंड, हट के जाने दो, बाद में देखेंगे। सेक्शन 15 ये सेक्शन 77 था, ठीक है। देखो ये सेक्शन 15 जो है 77 में कर दे रहे हैं, आईपीसी का था ये, ठीक है। ये जज लोग को प्राप्त है, न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, ठीक है। अब देखो, जब न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, ठीक है, वो किसी केस की सुनवाई कर रहे हैं, कोई बात अपराध नहीं है, जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश, ठीक है, द्वारा प्राप्त किसी ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास था कि उसके पास है या उसे विधि द्वारा दी गई है। ओके, तो सेक्शन 15 यहाँ बात हो रही है सेक्शन 15 की। सेक्शन 15 आईपीसी का सेक्शन 77 है, ठीक है। तो तुमको बीएनएस का याद रखना है, ये 77 उनके लिए लिख रहे हैं जो तुमसे पहले क्लास लिए हुए हो, या तुम लोग को भी अगर समझना होगा, तुम्हारी नोट्स में रहेगा, तुम लोग सीरीज खरीदोगे आईपीसी का सेक्शन रहेगा, तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। और मेरे दिमाग में भी क्लिक कर रहा है इसलिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलो, कोई न्यायाधीश है, वो अपना न्यायिक कार्य कर रहा है, ठीक है। न्यायिक कार्य करने में जो कार्य वो कर रहा है वो विधि द्वारा उसको प्रदान किया गया है, या तो विधि द्वारा उसको प्रदान किया गया है। मान लो कोई सजा देने का अधिकार, क्योंकि हर न्यायाधीश को एक जैसे अधिकार नहीं होता, अलग अलग न्यायाधीश का क्षेत्र अलग अलग अधिकार रखता है। देखो, सिविल न्यायालय का अलग होता है, जिला न्यायालय का अलग होता है, इत्यादि। ओके, विधि द्वारा उसको वह शक्ति है कि वो ऐसा निर्णय करे, न्यायिक कार्य करे, या उसको सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि विधि ने मुझे ऐसी शक्ति दी है, ठीक है। सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि विधि ने मुझे ऐसी शक्ति दी है, तब उसका कार्य अपराध नहीं होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो निर्णय वगैरह न्यायालय देता है, मान लो कि न्यायालय में से कोई गलती हो जाए तो न्यायालय सेक्शन 15 बीएनएस के अंतर्गत क्या होगा, सुरक्षित होगा, ठीक है। ओके, अगला सेक्शन है सेक्शन 16। देखो हम लोग क्या करेंगे ना, ये 4 सेक्शन करने के बाद, 4 से 5 सेक्शन करने के बाद एक दो इम्पोर्टेंट केस देखेंगे। ओके, अब देखो 60, देखो 76 के साथ 79, इसका मतलब 14 के साथ 16 17। ओके, 14 प्लस 17 कुछ एक जैसा है सेक्शन, पढ़ने में कंफ्यूज ना होना। और 15 16 जो है यहाँ पर एक जैसा होगा, क्योंकि ये न्यायालय से संबंधित है। सबसे पहले सेक्शन 15 में जज को सुरक्षा दी जा रही है, दूसरे वाले सेक्शन 16 में न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में कोई और व्यक्ति कोई काम करता है तो उसको सुरक्षा दी जा रही है। देखो, कोई बात जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा समर्थित हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश की प्रवृत्ति रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय आदेश देने की अधिकारता न रहेगी, परंतु यह तब जबकि यह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को ऐसी अधिकारता थी, ठीक है। सेक्शन 15 एंड 16 दोनों किससे संबंधित होगा, सेक्शन 16 ये भी न्यायालय से है, इसमें न्यायाधीश को सुरक्षा दी जा रही थी, इसमें क्या होगा, न्यायाधीश द्वारा या न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया गया है या कोई डिक्री पारित की गई है या कोई ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना है, जब मान लो डिक्री 3 महीने के लिए पारित है, निर्णय किसी संबंध में 15 दिन को, मतलब कोई टाइमिंग है उसमें, ठीक है। अगर उसमें कोई टाइमिंग फिक्स है और टाइमिंग फिक्स नहीं है तो जब तक वो लागू रहे, ठीक है। टाइमिंग है कोई, तो जब तक उस डिग्री इत्यादि की टाइमिंग है तब तक कोई व्यक्ति, खुद न्यायालय नहीं, उसको फॉलो कर रहा है, मतलब लागू करवा रहा है, ठीक है। या वह व्यक्ति जो उसको फॉलो कर रहा है
उसको यह विश्वास है, ठीक है, उसको यह विश्वास है कि ऐसे न्यायालय को ऐसा निर्णय इत्यादि देने की शक्ति थी, ठीक है, सद्भावपूर्वक। अब इतनी कहानी क्या है, अभी शॉर्ट में बताते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल हमको नहीं पता इसमें दिए हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, निर्णय, कोई निर्णय डिग्री देता है कोर्ट तो पुलिस वगैरह फॉलो करती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो, जल्लाद। जल्लाद जानते हो ना कौन होता है? जो फांसी की सजा लागू करता है। ओके, वैसे फांसी की सजा लागू करना मतलब फंदा खींचना, तो किसी को फंदे पर लटका देना उसको हत्या करने के बराबर हो जाएगा, तो अपराध होना चाहिए। बट जल्लाद यहाँ पर कोई अपराध नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि वो न्यायालय के द्वारा दिए हुए निर्णय को फॉलो कर रहा है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक है। तो सेक्शन 15 कहता है कि न्यायालय का किया गया कार्य के लिए न्यायालय दायी नहीं होगा। 16 कह रहा है कि न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देश, आदेश इत्यादि को फॉलो करने पर वो व्यक्ति दायी नहीं होगा, ठीक है। ओके, मैंने जस्ट बोला था कि 14 और 17 कुछ कुछ मैच करेगा, कंफ्यूज मत होना। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। सेक्शन 40 में आबद्ध है। आबद्ध का क्या मतलब होता है? विधि उसको ऐसे शक्ति दे रही है, ठीक है। और यहाँ क्या कह रही है? विधि ऐसा उसको क्या कह रही है? अधिकार दे रही है। शक्ति और अधिकार में क्या अंतर होगा भी हम दिखा रहे हैं, ठीक है। यह तथ्य की भूल के कारण होना चाहिए, ना कि विधि की भूल के कारण। सद्भाव पूर्वक किया गया हो और विश्वास करता हो, तो सारे एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स जो हम कट कट करके लिख रहे हैं, ठीक है। और वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। इसकी हेडिंग यह है, विधि द्वारा न्यायानुमत। उसमें आबद्ध है, इसमें न्यायानुमत है, ठीक है। बस इतना अंतर है, ध्यान देना। यह तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो ए या को ऐसा कार्य करते हुए देखता है। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल वहाँ हम दोबारा देने की कोशिश कर रहे थे, मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा था, बट हमने नहीं दिया। और अच्छा हुआ नहीं दिया, क्योंकि ये इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। ओके, जो ए को हत्या प्रतीत होता है, जो और का सद्भावपूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार, यह शक्ति का प्रयोग में लाते हुए जो विधि द्वारा करने वाले को उस कार्य को पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, या को उचित प्राधिकारियों को समझ ले जाने के लिए, या को अभिग्रहित करता है। का ने कोई अपराध नहीं किया, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि यह आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था। ओके, अभी हम बता रहे हैं क्या है। ओके, सो ये वाला पार्ट करने के बाद हम सबसे पहले इसको रिवीजन करेंगे, जस्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ हम लोग 2 केस बताएंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे वाले सेक्शन भी अलग है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 17, सेक्शन 14 हमने पढ़ा, कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है जो विधि के द्वारा खुद को क्या समझता है? आबद्ध समझता है। यहाँ विधि के द्वारा क्या है? न्यायानुगमत है, मतलब कि विधि के द्वारा क्या है, जो कार्य वो कर रहा है वो न्याय की दृष्टि में उचित है, ठीक है, ठीक है। उसको कानून रोक नहीं रहा है करने से कि हाँ तुम ऐसा कार्य कर सकते हो। यह सद्भाव पूर्वक यह विश्वास करता है कि वह विधि के द्वारा ऐसा करने के लिए न्यायानुमत है, ठीक है, तब वह कार्य अपराध नहीं होगा। तो बार बार हम नहीं लिखेंगे कि अपराध नहीं होगा, क्योंकि अपराध नहीं होगा सीधा हेडिंग ही यही है, ठीक है, साधारण अपवाद है, और साधारण अपवाद है कोई कार्य अपराध नहीं होगा, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल, देखो क्या था, उस एग्जाम्पल को यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं। ए देखता है कि या की जगह पे हम बी ले रहे हैं कि बी कोई काम कर रहा है, ठीक है। ए एक अच्छा नागरिक है, ठीक है। ए सोचता है कि क्यों ना, ए बी को देखता है कि बी कोई कार्य कर रहा है, देखने पर ऐसे लग रहा था कि ए बी क्या कर, सॉरी 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 सॉरी, हम जब सुपर फास्ट होते हैं ना तो लाइन गड़बड़ कर देते हैं, आराम से। ओके, ए बी को देखता है, बी को देख के ऐसे लगता है कि बी किसी की हत्या करने जा रहा है, या बी कोई अपराध करने जा रहा है, ठीक है।
ए एक अच्छा सिटीजन है। ए क्या करता है कि क्यों ना बी को पकड़ के पुलिस के सामने दे दिया जाए, ठीक है, ताकि अपराध को रोका जा सके। ए बी को पकड़ लेता है, पुलिस को ले जाके दे देता है, ठीक है। बाद में ये पता चलता है कि बी हत्या नहीं करने जा रहा था, या बी कोई अपराध नहीं कर रहा था, बल्कि प्राइवेट डिफेंस कर रहा था। हो सकता है कि ए ने बी को गोली चलाते हुए देखा हो, ठीक है, और ए को लगा कि बी किसी को गोली मार रहा है, जबकि बी क्या कर रहा था, प्राइवेट डिफेंस कर रहा था, ठीक है। तो अब चूंकि कानून ये अधिकार हर व्यक्ति को देता है कि वो किसी अपराध के विरुद्ध निर्णय ले सकते हैं। कैसा निर्णय ले सकते हैं? उस अपराध को रोकने के लिए, ठीक है। न्यायानुमत है ये कार्य। इसका कार्य क्या था? किसी अपराधी को पकड़ने की कोशिश करना न्यायानुमत था, ठीक है। इसलिए यह कार्य अपराध नहीं है, इसलिए ए ने कोई अपराध नहीं किया है। चलो एक बार इसको फटाक से चारों डिवीजन करेंगे, हम यहीं पे करेंगे, नहीं तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ओके। और फिर अगला वाला नए पेज पे हम लोग करेंगे, ताकि तुम लोग के मोबाइल में आ जाए, जस्ट मेरे जैसे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर हम खुद जूम करके चेक करना चाहते हैं कि कुछ गलत, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ कम तो नहीं है, हम ओपन नहीं कर पाते हैं, बहुत छोटा सा दिखता है ना। चलो जरा सा जूम कर दें। ठीक, अभी इसकी जस्ट बाद तुरंत इसमें केस भी बताएंगे। चैप्टर 3 हमने शुरू किया है जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन का कार्य अपराध नहीं होता, और हर अपराध जो हम देखेंगे आगे, अगर उसके नीचे यह नहीं लिखा है कि वह इस चैप्टर के अंतर्गत आता है, तब भी वो इस चैप्टर के अंतर्गत आएगा। कहाँ देखा था हमने? सेक्शन 3 का 1 में, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन है 14 बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का। आईपीसी का 76। अब आईपीसी का यहाँ नहीं बोलेंगे बार बार। अंतर क्या है? देखो, सेक्शन 14 और सेक्शन 17 को हमको साथ में तुमको दिखाना था। देखो यहाँ पर क्या है, कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, जिस कार्य को करने के लिए वह विधि के द्वारा आबद्ध है, या तथ्य की भूल के कारण वह स्वयं को विधि का द्वारा आबद्ध होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करके वो कार्य कर रहा है। इस वाले में सेम चीज है, कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और जिसके लिए उसे न्यायालय कानून अनुमति देता है, न्यायानुमत है, या सद्भावपूर्वक यह विश्वास करता है कि न्यायानुमत है। इन दोनों में ये कॉमन रहेगा। तथ्य की भूल हमने इसमें नहीं लिखा है, मैंने लिखना भूल गई हूँ मैं, बट यहाँ लिख दे रही हूँ। तथ्य की भूल, ऐसा सद्भावपूर्वक कार्य कैसा होना चाहिए? तथ्य की भूल के कारण होना चाहिए, ठीक है। विधि की भूल के कारण नहीं होना चाहिए। अगर विधि की भूल के कारण कोई कार्य होगा तो अपराध हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तथ्य की भूल और विधि की भूल में क्या अंतर है, ठीक है। वहां तुमको एग्जाम्पल में आंसर लिखना है। चलो, जैसे एक पुलिस अधिकारी है, अपने वरिष्ठ अधिकारी की बात सुनकर कोई कार्य करता है तो वो कार्य अपराध नहीं होगा। एक व्यक्ति है, पुलिस अधिकारी है, यहाँ देखो विधि द्वारा आबद्ध है, मतलब विधि ने बाध्य करके रखा है। पुलिस वाला है तो पुलिस को विधि बाध्य कर रही है, ठीक है, कि तुम अपराध को रोको, ओके। और वो एक्स को गिरफ्तार करने जाता है, लेकिन गलती से तथ्य की भूल के कारण वाई को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस में कोई गलती नहीं है। अब यहाँ देखो, न्यायानुमत का क्या मतलब है? यहाँ पर जब ए बी को देखता है कि बी गोली चला रहा था, अब यहाँ ए चाहता तो बी को नहीं पकड़ता, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए विधि द्वारा आबद्ध नहीं था, ठीक है। बट ए क्या था? न्यायानुमत है, कानून उसको अधिकार देती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कुछ अपराधी को पकड़ोगे तो तुम्हारे पर कार्रवाई नहीं होगी, कोई केस नहीं चलेगा, बट तुम पकड़ने के लिए बाध्य नहीं हो। यहाँ पर पुलिस बाध्य है, ओके, ठीक है। दोनों सेक्शन समझ में आया? उसके बाद सेक्शन 15 एंड 16 ध्यान देना है। 15 क्या कहता है? न्यायाधीश जो भी न्यायिक कार्य करता है, जिसकी उसको कानून शक्ति देता है, विधि शक्ति देती है, या सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि उसको ऐसी शक्ति प्राप्त है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय डिक्री को फॉलो करने वाले व्यक्ति के ऊपर भी या कोई अपराध का केस नहीं चलेगा, लेकिन उस व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि न्यायालय को ऐसा निर्णय देने की शक्ति थी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में जल्लाद का, ठीक है, हमको इसमें नहीं दिखा बेयर एक्ट में ना एग्जाम्पल दिखा। एग्जाम्पल मिनट 16 के नीचे कोई इसी में था एग्जाम्पल,
ठीक है, ये एग्जाम से जिल्लत वाला था, ठीक है, और यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल लागू हो सकता है। ओके, तो समझ में आया ये कॉमन। तथ्य की भूल और विधि की भूल तुम लोग को याद इसलिए रखना है क्योंकि तुम लोग को आगे काम आएगा, ठीक है। अब देखो 14 to 18 हमने देखा, इसके बाद हम तुम लोग को 2 इंपॉर्टेंट केस बता देते हैं, ठीक है। ओके ओके, सेक्शन 76 से संबंधित केस, पहले 2 केस देख लेते हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला केस है चिरंगी बनाम स्टेट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना, इसको एग्जाम में भी लिखना है तुम लोग को, ठीक है। चिरंगी बनाम स्टेट, और इसका फैक्ट यहाँ लिखेंगे भी नहीं तो हम बता दे रहे हैं। 1952 का केस है, बॉम्बे हाई कोर्ट का है। इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति सॉरी, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, ठीक है, ठीक है, उसने अपने बेटे बी को मार दिया। आई थिंक जो केस होगा, उसने अपने बेटे को बी को, शायद होली का समय था, और जानते हो पहले लोग कहते थे मानसिक रूप से थोड़ा सा पिता उसका दिमाग से डिस्टर्ब था, उसको लगा कि मेरा बेटा नहीं, चीता आ गया है, शेर आ गया है, तो शेर समझ के मार दिया। यहाँ इसके मन में ऐसा कोई मेंसरिया नहीं था, ठीक है। उसने क्या किया, तथ्य की भूल किया, क्योंकि जानवर से इंसान को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, ये है ना, और उसको छोड़ दिया गया, ठीक है, उसको छोड़ दिया गया। एक केस ये हो गया, ठीक है। एक केस और था, उसको यहाँ नहीं लिख रही, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोरा घासी का केस है वो, ठीक है। एक आदिवासी व्यक्ति था, उसने भूत का प्रवास समझ के मतलब घास की ढेर को आग लगा दी थी, जिससे काफी नुकसान हो गया था, ठीक है। एक आदिवासी था, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, उसका नाम, किसका नाम है, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोरा घासी, ठीक है। खोरा घासी केस का भी नाम है, और उसने, आदिवासी ने क्या किया, घास की ढेर को आग लगा दिया, उससे बहुत नुकसान हुआ। कोर्ट ने कहा उस व्यक्ति ने क्या किया था, कि इसलिए घास की ढेर में आग लगाया था क्योंकि उसको लगा उस घास की ढेर में भूत रहते हैं। इसका मतलब वो दिमाग से थोड़ा सा डिस्टर्ब था, और उसने तथ्य की भूल में ऐसा किया था। बट तुम लोग को ये केस नहीं याद करना, हम एक्स्ट्रा बताएंगे ही नहीं। ये वाला केस याद करना है, चिरंगी वर्सेस स्टेट वाला, ठीक है। ये तुम्हारे क्वेश्चन आंसर में होगा। ओके, इस तरीके से करेंगे तो हम लोग का बीएनएस अगले साल तक नहीं खत्म होगा, क्योंकि एक सेक्शन तो फटाक से खत्म होना चाहिए, है ना, अंदर पढ़ने लगते हैं हम लोग, ठीक है। सेक्शन 70 से, सॉरी, सेक्शन 15 के लिए बहुत सारे केस हैं। एक केस है मटजोग डोबे वर्सेस एचसी भारी। यहाँ मजिस्ट्रेट साहब ने एक वारंट निकाला था, केस का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। वारंट के आधार पर गिरफ्तारी हुई, बट बाद में पता चला कि मजिस्ट्रेट साहब को वो वारंट निकालने की शक्ति नहीं थी, ठीक है। बट चूंकि वो न्यायिक रूप से कार्य कर रहे थे और सद्भावपूर्वक कार्य था, इसलिए उनको कार्य को अपराध नहीं माना गया। ओके, यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल जल्लाद वाला काफी है, केस की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट वाला कौन सा है, न्यायिक वाला, ठीक है। ये केस इसमें बता देते हैं सेक्शन 17 में, ठीक है। इसका केस का नाम यहाँ नहीं लिख दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग को केस का नाम याद करने की जरूरत नहीं। वरियम सिंह वर्सेस एम्परर 1926 का केस है, ठीक है। अब देखो, यहाँ न्यायानुमत है, गांव में हल्ला हुआ, ठीक है। वरियम सिंह बाहर निकले, चोर भागा चोर भागा चोर भागा सुन के, ठीक है। तब तक वरियम सिंह के हाथ में एक व्यक्ति आ गया, इन्होंने क्या किया, उसको चोर समझ के पीट डाला। कोर्ट ने कहा देखो, वरियम सिंह को ये न्यायिक अधिकार था कि वो किसी अपराधी को पकड़े, भले ही उन्होंने गलती से किसी और को पकड़ लिया। इन्होंने किस आशय से काम किया था, सद्भावपूर्वक आशय से कार्य किया था, पहली बात। दूसरा, तर्क की तर्क की भूल थी यहाँ पे, ठीक है, ना कि विधि की भूल, ठीक है। तथ्य की भूल, सॉरी, तर्क की नहीं, तथ्य की भूल थी।
कंफ्यूजन हो गया था उनको, ठीक है, इसलिए इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अब मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई तो हम यहाँ पे केसेस को डाल दिए हैं। देखो, एक बार मुंह नोचवा निकला था, तुम लोग भी सुने ही होगे, बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं हो, पता नहीं, लेकिन हो सकता है ना सुने हो। जैसे कि कुछ लोग जो तुम में से हम बता रहे हैं 20 या 23 के अंदर होगे, वो नहीं सुने होगे, ठीक है, क्योंकि हम खुद बहुत छोटे थे उस टाइम पे। मेरे नाना बताते हैं जब वो गांव जाते थे, क्योंकि वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तो यहाँ प्रतापगढ़ में उनका गांव था, कहे कि उस टाइम पे शाम को कोई अपने घर से बाहर दूसरे गांव में नहीं जाता था। इतना ज़्यादा हल्ला था कि अगर कोई मतलब व्यक्ति गुजर रहा है गांव से ना, तो लोग उसको मुंह नोचो समझ के पीट देते थे। कितने लोगों की ऐसे जान भी चली गई थी, मतलब जान चली गई थी, कुटाई हो गई थी इत्यादि। ओके, समझ में आ गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो सेक्शन, ठीक है, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, सेक्शन 80 था। ये सेक्शन मेरा जो है सेक्शन 81 के साथ कंफ्यूज करता था हमको हमेशा। अब यहाँ पर 18 कर दिए हैं, बहुत अच्छा कर दिए, ग्रेट। ये एक्सीडेंट है, कोई आप लीगल काम कर रहे हो, लीगल काम मतलब लीगल काम वो है जो जरूरी नहीं कानून में जाकर कोई ऑफिसर होकर आप काम कर रहे हो, जो आप कार्य कर रहे हो विधि विरुद्ध ना हो, उसको लीगल कार्य कहेंगे। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से हो जाए या दुर्भाग्य से हो जाए, और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो, ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट है। विधिपूर्ण रीति से विधिपूर्ण साधनों द्वारा तथा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर एलएलबी। ओके, अब इसका एलिमेंट हम तोड़ते हैं, उससे पहले एग्जांपल देख लो। ए कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, तो कुल्हाड़ी से काम करना विधिपूर्ण कार्य है, ठीक है, ओके। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है। फल मतलब कुल्हाड़ी का फल, मतलब कुल्हाड़ी का फल क्या, आम सेब नहीं, जो आगे जो कट लोहे का लगा नहीं रहता, डंडा होता है कुल्हाड़ी में और एक आगे रहता है जिससे पेड़ कटता है, डाल कटती है ना, वो फल कहेंगे उसको, ठीक है। और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। तो एक लोग कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे थे, उसका फल निकलकर किसी व्यक्ति के ऊपर गिरा और व्यक्ति मर गया। यहाँ यदि का की ओर से उचित सतर्कता, ये उचित सतर्कता सावधानी का कोई अभाव नहीं था, तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है, ठीक है, ओके। तो सिर्फ उचित सतर्कता ही नहीं, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि विधिपूर्ण साधन द्वारा होना चाहिए। कुल्हाड़ी क्या है, विधिपूर्ण साधन है, ठीक है, बंदूक से नहीं काट रहा था वो, है ना, विधिपूर्ण रीति से कर रहा था, पेड़ काट रहा था, लकड़ी काट रहा था, वो विधिपूर्ण कार्य है, ठीक है। अगला, उसका जो बगल में व्यक्ति खड़ा था, ठीक है, उसको मारने का कोई आशय नहीं था, ना ही उसको ज्ञान था कि मेरे क्या कहते हैं डंडे से निकल जाएगा और जाके वो उसके ऊपर गिर जाएगा, ठीक है, ओके। और कैसा हुआ ये कार्य, दुर्घटना या दुर्भाग्य से। चैप्टर 3 14 to 18 हो गया है ना, 14 to 44। चलो, इसमें सेक्शन कौन सा हम लोग कर रहे हैं, चैप्टर सेक्शन 18 कर रहे हैं, ठीक है। आईपीसी का सेक्शन 80 था, ठीक है। कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, ओके। अब देखो एग्जाम्पल वाला जो वो कीवर्ड है ना, उसको यहीं पर ऐड कर देंगे, तुम लोग को एग्जाम्पल से जोड़ते बनेगा। कार्य कैसा है, विधिपूर्ण, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या था, लकड़ी काटना। अब देखो, लकड़ी काट रहा है, सूखी लकड़ी, हरा पेड़ काटना, अगर हमने क्या लिया, परमिशन लिया है, तब विधिपूर्ण होगा, ठीक है। परमिशन नहीं लिया है तो विधिपूर्ण नहीं होगा। तो लकड़ी काट रहा है तो वो विधिपूर्ण कार्य हो गया, ठीक है। विधिपूर्ण साधन द्वारा, पहला एलिमेंट था, दूसरा है विधिपूर्ण साधन द्वारा। विधिपूर्ण साधन, तो क्या कुल्हाड़ी क्या है, विधिपूर्ण साधन ही है भाई, है ना, सबके घर में होता है, ओके। तीसरा,
सम्यक सावधानी बरत रहा है, सम्यक सतर्कता या सावधानी। इसका मतलब कि अगर मान लो तुम जहाँ लकड़ी से काट रहे हो उसके बगल 4-5 बच्चे खेल रहे हैं, तो तुम वहां से हट के काटो, या तो खुद हट जाओ या तो बच्चों को बोलो कि वहां से चले जाएं। ठीक है, ये नहीं कि बच्चों के गार्डन में जहाँ बच्चे खेलते हैं वहां जाकर तुम क्या करो, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगो, तो वो लापरवाही हो जाएगी। ठीक है, ओके। और क्या करता है, विधिपूर्ण कार्य है, विधिपूर्ण साधन द्वारा सम्यक सतर्कता से। उसके बावजूद जो कार्य है वो कैसे दुर्घटना कैसे हो जा रही है, या तो एक्सीडेंट हो रही है, दुर्घटना हो रही है, ठीक है, और या तो देखो 2 चीज था, दुर्भाग्य से। ठीक है, दुर्भाग्य मतलब भी दुर्घटना ही होगी, लिखना चाहो तो लिख दो। ठीक है, ओके। सो कोई व्यक्ति विधिपूर्ण साधन द्वारा विधिपूर्ण कार्य कर रहा है, सम्यक सतर्कता बरत रहा है, कार्य कैसे हो रहा है, दुर्घटना भाग्य से। एक एलिमेंट और था, और उस व्यक्ति का ऐसा कोई आशय मतलब दुराशय नहीं था कि नहीं हमको ऐसे कुल्हाड़ी चलानी है कि फल गिर के जाए उसके सीधे सिर पे गिरे और मर ही जाए वो, या उसका हाथ कट जाए या पैर, तो उसका ऐसा कोई आशय या ज्ञान नहीं था ऐसी दुर्घटना कारित करने का। ठीक है, तब वह व्यक्ति कोई अपराध नहीं करता। ओके, ठीक है, चलो एक केस इसमें बता देते हैं। वैसे दो तीन केस तो हर जगह रहता ही है, बट एक केस बता देते हैं। केस का नाम था फटिक चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1857। फटिक चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 1857 कलकत्ता। ठीक है, बहुत पुराना केस है, सॉरी 1957 का केस होगा, 1957 का। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और गलती से क्या किया, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट कर दिया, और एक्सीडेंट से व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब इसमें साबित हुआ कि गाड़ी भाई विधिपूर्ण साधन है, वो सही तरीके से चला रहा था, लीगल कार्य कर रहा था, उसने सम्यक सतर्कता सावधानी बरती थी। ठीक है, इसका कोई इरादा नहीं था फटिक चंद्र का कि सामने वाले की हत्या कर दी जाए इत्यादि। ठीक है, जो एक्सीडेंट हुआ था, जो घटना हुई थी वो क्या था, एक्सीडेंट था, दुर्भाग्य से हो गई थी, इसलिए इसने कोई अपराध नहीं किया। ओके, ओके, सेक्शन 81 ये सेक्शन डॉक्टर्स के लिए है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, सेक्शन 81 आईपीसी। ठीक है, आवश्यकता का नियम आता है यहाँ से, और ये वाला केस तुम लोग याद रखना, तुम्हारे उसमें भी टॉर्ड के पेपर में भी काम आएगा। ठीक है, वहां पर तुम बस ये सेक्शन मत लिखना, अगर आवश्यकता का सिद्धांत आ गया तो तुम लोग टॉर्ड के पेपर में लिख सकते हो। ओके, ओके, तो ये अपने आप में एक सेक्शन है, इसको हम लोग आराम से 20 मिनट आज पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से अलग से क्वेश्चन बनेगा, से क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, अभी इसमें एक केस है आर बनाम डडले का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास कट हो जाएगी, अगर मैंने दोबारा लिंक भेजा तो तुम लोग फिर से ज्वाइन करना, तुम लोग आगे कैरी करेंगे। ओके, चलो, जब किसी बड़ी घटना को रोकने के लिए छोटी घटना करना आवश्यक हो जाए, ठीक है, तो छोटी घटना अपराध नहीं होती। एक बड़ा सा जहाज जा रहा है, उसके सामने एक जहाज आ जाता है, अचानक आ जाता है। ठीक है, इसमें 20 लोग हैं। ओके, और बगल में जहाज दूसरा आ जाता है, इसमें 5 लोग हैं। अब देखो, ये जो एक्स जहाज है अगर वाई जहाज से भिड़ गया जिसमें 20 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है 20 लोग मरेंगे। लेकिन अगर एक्स वाली जहाज ने इधर मोड़ा तो 2 चांस है। एक चांस है कि वो एम जहाज से न भिड़े और 5 लोग बच जाएं, और दूसरा हो सकता है कि एम जहाज से भिड़ भी जाएं।
बट अगर एक्स ने मोड़ा नहीं तो 20 लोग मर जाएंगे। यहाँ 20 लोग को बचाने के लिए 5 लोगों को मारा जा सकता, नहीं कहेंगे, मतलब चांस लिया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हानि को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आवश्यकता है, ऐसी आवश्यकता है। ठीक है, अभी साधारण सा नियम हो गया, समझ लिया। तो हम लोग थोड़ा सा मेन बॉडी पे चलते हैं कि क्या बोलता है सेक्शन 19। ठीक है, ओके। कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। तो ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है, ठीक है, जिससे पता है कि किसी न किसी को संभाव्य है। क्या है? संभाव्य है। छोटी वाली जहाज में हो सकता है बड़ी वाली जहाज लड़े भी और ना भी लड़े, लेकिन अगर छोटी वाली जहाज के साइड इतनी बड़ी वाली जहाज एक्स जहाज नहीं मुड़ती तो 20 लोगों वाली जहाज पक्का डूब जाती। ठीक है, तो अपहानि तो जाहिर सी हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, बट क्या हो रहा है इसमें कि सिर्फ क्या कह रहे हैं, बड़ी हानि को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक बार तुम लोग ये सेक्शन खुद से पढ़ो, क्योंकि बेरा तुम लोग खरीदे नहीं हो तो इसी में पढ़ो। ठीक है, वे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं अभी देखो, मैं जस्ट उसी पे लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार। अगर पढ़ा हो तुम लोगों ने तो ठीक, नहीं तो हम पढ़ रहे हैं। चलो, कोई बात केवल इस कारण से अपराध नहीं है कि वह जानते हुए की गई है कि इससे कोई हानि कारित हो सकती है, संभाव्य है हानि कारित होना, यदि वह हानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन अपहानि, देखो यहाँ व्यक्ति और संपत्ति दोनों तरीके का होगा। ठीक है, निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक की गई हो। ठीक, तो पहले तुमको ये वाला एग्जाम्पल देते हैं और फिर तुमको केस बताएंगे बोर्ड पे। ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना संभव है करने का जोखिम उठाना न्यायमत या माफी योग्य था। इसीलिए तुम लोगों से बोले कि खुद से पढ़ो, क्योंकि हम फास्ट पढ़ते हैं और तुम लोग दोबारा पढ़ते नहीं हो बेयर एट। ओके, दो एग्जाम्पल इसमें दोनों देखते हैं, लेकिन हम जो एग्जाम्पल लेंगे केस वाला, केस तुमको दिमाग में रखना है, एग्जाम में लिखना है। ठीक, एक जहाज का कप्तान है, अचानक अपने किसी त्रुटि या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व की वह, ठीक है, वही एग्जाम्पल है जहाज वाला। ठीक है, एक्स जहाज का कप्तान, इसकी कोई गलती नहीं है, बट अचानक क्या हो रही है, जहाज आ जा रही है इसके रास्ते में, और अगर ये अपना रास्ता नहीं बदलेगा, ठीक है, तो ये जहाज डूब जाएगी। मान लो इस जहाज में 20 लोग हैं, तब तक क्या होता है, अगर ये अपना रास्ता बदले तो चांस है कि छोटी जहाज जिसमें 5 लोग हैं, कम लोग हैं, इस जहाज अगर 1 लोग भी कम है तब भी, ठीक है, कम लोग हैं, चांस है कि ये इससे आके लड़ भी जाए या हो सकता है ना लड़े, बच जाए। ठीक है, तो इसका कार्य कैसा है, सद्भाव पूर्वक है, क्योंकि ये बड़ी हानि को रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ये जानबूझकर छोटी जहाज को डुबाना नहीं चाहता। ठीक है, तो अगर छोटी जहाज डूब जाती है तो कप्तान किसी कार्य के सॉरी किसी अपराध के लिए दायी नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बी, एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के लिए आशय से सद्भाव पूर्वक कार्य करता है। यहाँ यदि यह पाया जाता है कि निवारण किए जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की थी कि इतनी आसान थी कि एक कार्य माफी योग्य है, तो कार्य कोई अपराध नहीं किया है। अब देखो, ए है एक जगह पे जहाज नहीं, आग लगी है, आग फैलती है, बीच में ऐसे 2 घर हैं, फिर घर है, तो एक क्या करता है, इन दोनों घर को बुलडोजर से गिरा देता है, जो कि ये घर वाले बोलते मत गिराओ मत गिराओ। अगर यहाँ एक का आशय साबित हो जाए कि अगर इसने ऐसा ना किया होता तो आग यहाँ तक फैल जाती, तब इसका कार्य माफी योग्य है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुमको एक एग्जांपल और दे रहे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो।
मान लो यहाँ पे जो आग लगी थी वो फैल सकती थी, अब बिना इसको बीच वाला गिराए आग रुकती नहीं, लेकिन तब तक फायर ब्रिगेड आ गई आग रोकने के लिए, ठीक है। लेकिन एक महान बनने के चक्कर में मना करने के बावजूद घर गिरा दिए, तब यहाँ इनका यहाँ इनका कार्य सद्भावपूर्वक नहीं था, तभी अपराधी हो सकते हैं। तो मैं अपोजिट एग्जाम्पल भी दे रही हूँ, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 19, सेक्शन 19 BNS और 81, ठीक है। इसमें जो नेसेसिटी का डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का सिद्धांत किस में दिया गया था, तो ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये केस जो हम दिखाएंगे वो बहुत पहले का है और इंग्लिश लॉ केस है, इंडिया में अडॉप्ट किया गया है और उसी केस के आधार पर ये सेक्शन जोड़ा गया था, सेक्शन 81 ऑफ IPC, ठीक है। अभी सेक्शन का नाम चेंज हो गया, फैक्ट पूरा वही है, ठीक। चलो, कोई व्यक्ति है, इसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, इसने कोई त्रुटि नहीं की है, फिर भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि बड़ी अपहानि रोकने के लिए, ठीक है, छोटी अपहानि जो कि करनी ही नहीं है, सिर्फ संभाव्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। 20 लोगों वाली जहाज बचाने के लिए 5 लोगों वाली जहाज को डुबोया भी जा सकता है और हो सकता है कि ना भिड़े और ना डूबे, हो सकता है कि 5 लोग गिर जाएं, पानी में कूद जाएं, निकल जाएं, ठीक है, बच जाएं, संभाव्य, ठीक है। तो वहां पर कोई अपराध नहीं हुआ है, ओके। अगर ये सेक्शन पढ़ाते समय क्लास कट हुई तो हम फिर से लिंक भेजेंगे और ये वाला सेक्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे, ओके। उसके बाद जब तक एनर्जी रहेगी हम लोग आगे चलेंगे, ठीक। आज हम 11 बजे नहीं आए क्योंकि हम जस्ट हॉस्पिटल से आए, मैं तो रोज ही हॉस्पिटल लगा हुआ है, तो हॉस्पिटल से इतना परेशान हो गए हैं क्या बताएं। चलो, एक केस है, इस केस को लिख लो, तुम्हारे पास कॉपी है, पेन है, कुछ भी है, बस लिख लो, जहां पाओ लिख लो, ठीक है। R वर्सेस डडले एंड स्टीफंस, ठीक है। आवश्यकता के सिद्धांत का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, ओके। अब इसके जज का नाम, इसके केस का पूरा फैक्ट तुम लोग को बताते हैं, ठीक है। 1884 का केस है, इंग्लैंड का केस है, इंडिया का नहीं है, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। क्या हुआ होगा इस केस में हम बताते हैं। देखो इसमें ना 3 लोग थे, हम कहानी बता रहे हैं, सुनना, ठीक है। ये 3 लोग नहीं, इसमें 4 लोग थे, ठीक है। अब 4 लोग नहीं तो बड़ी जहाज थी, चलो बड़ी जहाज थी, वो कहीं जा रही थी, ठीक है, और जहाज अचानक डूब गई। तो अक्सर मूवी में देखा होगा जब बड़ी जहाज डूबती है तो छोटी जहाज पे लोग उतर कर भागते हैं, है ना। इनकी जहाज डूब गई, ठीक है। तो 4 लोग क्या किए, छोटी जहाज पर समुद्र में उतर गए, ठीक है, ओके। आर वर्सेस डडले वर्सेस स्टीफेंस केस है, इसको आर वर्सेस डडले भी कहा जाता है, ठीक है। इस केस का नाम बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये केस है, अब बता रहे हैं क्या हुआ था, ठीक है, ओके। तो कहीं कहीं बोलते बड़ी जहाज, नहीं तो इसका फैक्ट ऐसे भी है। याच सुने हो, याच छोटी सी फैशनेबल जहाज होती है ना, देखा होगा ना, ठीक है। तो याच पर 4 लोग घूमने निकले, कहां से कहां जा रहे हैं सोचो, बता रहे तुमको, इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। इंग्लैंड से कहां जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया, छोटी सी जहाज पे, याच पे, ठीक है, ओके। ये फैक्ट है। तो वो जो इससे पहले मैंने बताया बड़ी जहाज पे निकले थे वगैरह, वो मुझे मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा था, अभी जस्ट हमको क्लियर हो गया, ठीक।
तो अगर नहीं भी याद आएगा तो तुम लोग लिख सकते हो कि बड़ी छोटी जहाज में 4 लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कैसे जा रहे हैं, ये नहीं लिखना, हम तुमको बस फैक्ट बता रहे हैं। अब ये 4 लोग निकले, कौन कौन थे ये 4 लोग, ठीक है। उससे पहले ये जो जहाज थी, याश थी, ये किसकी थी ये भी बता देते हैं। ये थॉमस डेडले की थी, थॉमस डेडले की थी। इतना नहीं याद रखना है तुम लोग को, क्वेश्चन आंसर में जितना रहेगा बस उतना याद रखना है, ठीक है। तो तुम ये भी कह सकते हो कि डेडले क्या था, कैप्टन था, ठीक है। दूसरे व्यक्ति का नाम था एडवन स्टीफेंस, ये रहा, ठीक है, ओके। इसके अलावा एक व्यक्ति और था, उसका नाम था एडमंड ब्रूक्स। इतना गहराई में जाके हम कभी कोई केस नहीं बताते हैं, ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आगे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस आएंगे, सेक्शन 84 में भी एक केस आएगा, ठीक है। ये एक सेलर था, नाविक था, ओके, यहां तक तो सही था। इसके बाद इसमें एक लड़का था, लड़के की उम्र थी करीब 17 साल। कितनी साल? 17। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। रिचर्ड पार्कर, पार्कर नाम याद रखना तो स्पाइडरमैन मूवी देखोगे तो बहुत आसानी है, बस, ठीक है। तो इतना याद रखना कि एक लड़का 17 साल का था, ये विक्टिम है। रिचर्ड पार्कर क्या है, विक्टिम है, ठीक है। उसके अलावा 3 लोग और हैं, नाम किसी का नहीं याद रखना तुमको। थॉमस डेडले, जिसकी जहाज है इसलिए इसको कैप्टन भी बोल सकते हो। दूसरा है स्टीफेंस और तीसरा है एडमंड, ठीक है, चाहे एडमंड बोलो चाहे एडमंड ब्रूक्स बोलो, वगैरह वगैरह, ठीक। तो इरेज कर दे, अच्छा रहने दो तुम लोग के उसमें चला जाएगा अगर लिखना हो तो। अब क्या हुआ, ठीक है, जब इनकी जहाज पहुंची साउथ अफ्रीका के किनारे, तो हमको लगता है ये नक्शा बताते तुम लोग को। ये रहा इंग्लैंड, बहुत दिन हुआ हमको नक्शा किए तो हमको भी जस्ट याद नहीं है, ठीक है, अगर नक्शा कुछ गड़बड़ हो जाए। ये रहा यूरोप, ठीक है, और यूरोप के नीचे साउथ अफ्रीका है ना, ठीक है, ये रहा साउथ अफ्रीका, ठीक है, और ये रहा अरब, और ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है ना, म्यांमार। उसके बाद यहाँ पे छोटे से हैं, ओके, और ये यहाँ पे कहीं पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और नीचे है न्यूजीलैंड, ठीक है, ये है अमेरिका, ओके। बहुत अच्छा मैप नहीं बता रहे क्योंकि मैप पढ़े हमको बहुत लगता है 5-6 साल में होगा, फिर भी कंफर्म होना चाहिए। यहाँ से इंग्लैंड से निकले, अगर ये इधर से होकर साउथ अफ्रीका से होके जाते, सॉरी साउथ अमेरिका से होके जाते, तो हमको लगता है ऑस्ट्रेलिया जल्दी पहुँचते, है ना, अगर तुम लोग को मैप समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर राउंड करोगे तो यहाँ कहीं आ जाएगा। तो रास्ता इन लोग को ये वाला मालूम होगा, तो इस वाले रास्ते से हम निकले। फिर जब साउथ अफ्रीका वाले रास्ते से जा रहे थे तो वहां पर इन लोगों को एक स्टॉर्म मिला। एक सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। स्टॉर्म मतलब हवा, पानी, तूफान आया होगा, ओके। ओके, और जिसके कारण इनका जो भी इन्होंने खाना वगैरह, सप्लाई वगैरह उसमें रखी थी, वो सब इधर उधर हो गया, खत्म होने को आ गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, याच से उतरकर छोटे जहाज पे आ गए। जो हमने कहा था बड़े जहाज से अपना, क्योंकि जो याच था वो तो तूफान में टूट गया होगा, तो उससे उतर के भागे होंगे छोटे जहाज में, है ना। और जब यहाँ जहाज टूटी, छोटे जहाज में आए, तो 4 लोग तो बैठे, लेकिन सप्लाई में इनके पास सिर्फ 1 बोतल पानी और कुछ ट्यूरपिन की खाने की चीज बची थी, थोड़ी सी, ठीक है, ठीक है। अब जान लो बस इसी आधार पर ये कैसे घूम रहे थे। 24 दिन तक समुद्र में थे। कितने दिन समुद्र में थे? 24 दिन तक, ठीक है। ये कहानी बहुत डीपली बता रहे हैं, तुमको एकदम ऐसे नहीं लिखना है, बट तुमको फैक्ट पता होना चाहिए एज ए लॉ स्टूडेंट, ठीक। जब 19वां या 20वां दिन आया तो ये 1 बोतल जार का पानी तो खत्म हो गया होगा बहुत पहले, खाने का भी, ठीक है। समुद्र में का पानी पी के काम चल रहा था, ठीक है। सबको भूख लगी थी, ठीक है। तो इन्होंने एक कहानी पढ़ रखी थी, 17th सेंचुरी का एक मर्डर केस था,
और एक और इन लोगों की ऐतिहासिक कहानी थी, कैसे आदमखोर लोग समुद्र में जीते हैं। ठीक है, ये ऐसी कहानियां इन लोगों ने पढ़ रखी थी, प्रभावित थे इससे बहुत पहले से। तो ये भी तुमको एग्जाम में नहीं लिखना है, बट हम बता रहे हैं इनके दिमाग में ये बात आ कहाँ से रही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, चारों लोगों ने डिसाइड किया, चारों नहीं सॉरी पार्कर ने नहीं, बाकी तीनों ने, कैप्टन ने और सेलर ने और बाकी दोनों ने, क्या नाम था, स्टीफेंस। तो डेडले और स्टीफेंस ने डिसाइड किया कि पार्कर को मार के खा लिया जाए। अभी चिल हुआ ना, 10 पे गया ना चिल, 17 साल के बच्चे को ये लोग मार के खाने की प्लान कर रहे हैं। ठीक है, 19वां या 20वां दिन हुआ है। ठीक है, बट जो इनका सेलर था उसने मना कर दिया। ठीक है, जो सेलर था उसने मना कर दिया, एडवर्ड ब्रूक्स ने मना कर दिया कि नहीं भैया हम तो नहीं खाएंगे। ये सब गलत बात है। ठीक है, इन्होंने पार्कर को क्यों चूज किया, क्योंकि पार्कर उन चारों में सबसे कमजोर था, मतलब था तो आदमी लेकिन बाकी सबके मुकाबले बच्चा भी था, और 15-20 दिन सबने नहीं खाया था, ये भी नहीं खाए थे, है ना। ओके, अब देखो हम इसको तुमको एक हिस्टोरिकल भूत की कहानी की तरह बताएंगे, एकदम हमेशा याद रहेगा। ठीक है, बट 1-2 दिन और निकला, लेकिन फिर सेलर को भी अब नहीं रहा गया। ठीक है, तो डिडले और स्टीफेंस ने जब पार्कर को मारा तो उसका खून तुरंत पी लिया। ठीक है, खून तो तुरंत पी लिया, और कुछ दिनों तक उसके शरीर का मांस खाते रहे। इतना डीपली तो हम भी नहीं पढ़े थे जितना तुम लोग को डरा डरा के पढ़ा रहे हैं। ठीक, और सेलर भी मजबूरी में, इसने भी मांस खाया। ठीक है, मजबूरी नहीं कहेंगे, जो भी कहेंगे, इसने भी खाया। ठीक है, एक सेकेंड। तो डेडले और स्टीफेंस इन दोनों ने 17 साल के बच्चे को मारा, खाया, उसका खून तुरंत पी लिया, मांस 3-4 दिन तक खाया। ठीक है, और सेलर में भी बोला चलो फिर वो भी खा लिया। इतना हुआ। ठीक है, जो कि सेलर था उसने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसने भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि जैसे ये लोग राक्षस की तरह टूट पड़े, उसका खून पी लिए फिर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसने मारने में कोई सहयोग नहीं किया था, बिल्कुल सहयोग नहीं किया था। ठीक है, ओके, बट हाँ उसका मांस खाया था। ओके, अब देखो 19-20 तारीख को इन्होंने पार्कर को मार के खाया है, और 29 तारीख को, ठीक है, इनको रेस्क्यू कर लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया, इंग्लैंड की सेना ने बचा लिया। ठीक है, इतनी कहानी के बाद अब चलते हैं फैक्ट पे। हमको लगता है ये लास्ट सेक्शन होगा आज का। ओके, केस गया कोर्ट में, अब बहुत सारी चीजें हुई, हम उतना नहीं पढ़ेंगे, जस्ट सिंपल सी बात बता रहे हैं। ठीक है, ये इनको जब पुलिस ने रेस्क्यू किया तो जो सेलर था जिसने मारने का विरोध किया था बट खाया था, उसने क्या किया, कंप्लेन कर दी मर्डर की, कि इन्होंने स्टीफेंस और डेडले ने पार्कर को मारा, जान से मारा, हत्या की। ठीक है, कोर्ट गया केस में। ठीक है, तो डेडले और स्टीफेंस ने पहला बात ये बोली कि भैया इन्होंने भी तो खाया है, सेलर ने भी, तो ये सरकारी गवाह बन गए थे। अगर ये अपने मुंह न खोलते तो किसी को पता थोड़ी चलता कि जो है पार्कर को इन लोगों ने मार के खाया है ना। समुद्र में क्या हुआ, बोल सकते थे कि डूब के मर गया, भूख से मर गया इत्यादि। दूसरी बात, इन्होंने मारने का भी विरोध किया था, चलो ये हमें नहीं समझना, सेलर बच गया था। ठीक है, इसको सजा नहीं हुई थी। दूसरा पॉइंट जो हमको यहाँ समझना है वो हमारा क्वेश्चन से संबंधित है। ठीक है, सो क्या हुआ, अभी इस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा, आवश्यकता का सिद्धांत पढ़ा। ठीक है, आवश्यकता के सिद्धांत ये था कि बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कर सकते हैं। स्टीफन और डेडले ने कहा कि हमने 3 लोगों की जान बचाने के लिए 1 लोग की हत्या कर दी, और सेक्शन 81 आईपीसी अर्थात सेक्शन 19 बीएनएस। ठीक है, अब ठीक है, ये हमें वो देता है कि हम क्या कहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ऐसा कार्य कर सकते हैं, ऐसा कार्य अपराध नहीं होगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं,
बड़ी हानि को रोक सकते हैं। ठीक है, इसमें जज थे, जज का नाम याद रखना है सर बैरन जॉन हेडल्स्टन। जस्टिस का नाम तुम लोग को याद रखना है फॉर जुडिशरी एपीओ एलएलएम एंट्रेंस के लिए, जस्टिस हेडल्स्टन। ठीक है, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, ठीक है, इसको याद रखना। इसको भी एग्जाम में अगर तुम लोग लिख रहे हो तो लिख सकते हो कि किसी की जिंदगी बचाना सबसे अच्छी ड्यूटी है। किसी की जिंदगी मतलब अपनी जिंदगी को बचाना, अपनी लाइफ को सुरक्षित रखना क्या है, एक ड्यूटी है। ठीक है, बट दूसरे की लाइफ बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देना सबसे बड़ी ड्यूटी है। क्या मतलब था इनका? इनका मतलब ये था कि अगर तुम लोग इतने महान थे, इतने अच्छे थे, आवश्यकता का सिद्धांत था, तो तुम लोग को वो बच्चा ही क्यों मिला था? खुद में से किसी एक का अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दिए होते, है ना, मर गए होते। या ये मतलब है कि अगर खुद मर जाते तो मर जाते भूख से, प्यास से। ठीक है, क्योंकि तुम लोग को पता नहीं था तुम लोग भाई रेस्क्यू हो जाओगे वगैरह, जो भी है ना। ये तो बात सही है, उस जमाने में कहा, आज के जमाने में पता नहीं चलता रेस्क्यू हो पाएंगे कि नहीं, है ना। तो मर जाते तो मर जाते। दूसरों अपनी जिंदगी बचाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बानी कर देना उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आवश्यकता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। ये रूल तुम लोग को लिखना है। इंग्लिश में कहा था टू प्रिजर्व वंस लाइफ इज जनरली स्पीकिंग अ ड्यूटी, बट इट मे बी द प्लेनेस्ट एंड द हाईएस्ट ड्यूटी टू सेक्रीफाइस इट। ठीक है, अपनी जिंदगी को बचा के रखना किसी का कर्तव्य है, लेकिन किसी की और अन्य के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देना सबसे बड़ी ड्यूटी है। ठीक है, और जब तक क्रिमिनल लॉ रहेगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस रहेगा। ओके ओके, सेक्शन 20 एंड 21। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हो सकता है हम शाम को तुम लोग की क्लास लें या कल लें, जब भी लें तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्शन को करेंगे दोनों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम क्लास रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी तुम लोग को पूछना हो पूछो।